स्वयं बहुत उत्साहित। तो आज के इस विशेष रविवार सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से। दोस्तों, आज 335वां हमारा माइंडफुल मॉर्निंग सत्र है। और मैं देख रहा हूं कि आज समय से पूर्व 100 से ज़्यादा लोग हमारे इस सत्र में उपस्थित हैं, जो निश्चित तौर पे आपके उत्साह, आपके अ, इस लोभ को परीक्षित कर रहा है कि आप कितना कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्सियत को मैं आपके साथ परिचित कराने वाला हूं, जो मेरे लिए स्वयं एक आदर्श हैं। और मैंने स्वयं उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सच मायने में वो मेरे एक परोक्ष गुरु के रूप में भी हैं। मित्रों, अगर मैं उनके विषय में अ, एक परिचय दूं, तो उनका नाम स्वयं में एक परिचय है। नलिन यानी कमल। अगर इसके प्रतीकात्मक अर्थ की बात करूं, तो सुंदरता और पवित्रता, ये इसका अर्थ है। अगर देखा जाए तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो स्वयं उनका जो नाम है, वो उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित कर रहा है। साथियों, आज मैं आपका परिचय जिस व्यक्तित्व से करवाना चाह रहा हूं, वो व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के एक अनुपम मेल हैं। आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक वैकल्पिक उपचार के अद्भुत अद्भुत सम्मिश्रण है। I must say, his true amalgamation of modern medical science and alternative natural remedy for health। अगर मैं उनके चिकित्सीय अनुभव के बारे में कहूं, तो हम में से अधिकांश की जो उम्र है, जो जीवन काल है, उससे ज्यादा उनके पास चिकित्सीय अनुभव है, जो लगभग 45 वर्षों से ज्यादा है। आपने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस की डिग्री प्राप्त की। और छात्र जीवन से ही आप विशिष्ट प्रतिभा के धनी रहे, और सर्वदा सर्वश्रेष्ठ छात्रों के सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते रहे। आप एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो स्वयं में बहुत ही अत्यंत गर्व करने वाला विषय है। जब मुझे पता चला कि आपकी माता जी स्वर्गीय माधुरी मिश्रा जी हाई कोर्ट की द्वितीय एडवोकेट रही, यानी उस जमाने की ऐसी एक ऐसा अ, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कार्य जो कि लोगों के लिए उनके सोच से भी परे थी। उस जमाने में उन्होंने हाई कोर्ट के एडवोकेसी की। और मुझे पता चला कि आप इंदिरा गांधी जी की सहेली थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे पृष्ठभूमि से एक बहुत ही महान शख्सियत को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे गुरु, मेरे आदर्श श्री नलिन मिश्रा जी को। डॉक्टर नलिन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद हृदय जी, इतने अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए, मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीसी मौर्य जी को भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया आप सबसे मुखातिब होने का, आप सबसे बात करने का। और बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई आज सुबह की, इतने बढ़िया वीडियोस देखे हमने, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। हेल्थ की बात हुई, एक्सरसाइज भी हमने थोड़ी सी झलक देखी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑल। थैंक यू हृदय जी। जी, थैंक यू सर। आपने अपना समय, अपनी कीमती समय हम लोग को दी। आज मेरा जो उद्देश्य होगा
डॉक्टर साहब आपसे बात करने का, वो ये कि आपके अनुभव और आपके चिकित्सीय अनुभव, आपके आध्यात्मिक अनुभव, मैं इन सब का आज सार जानना चाहूँगा। और अपने बातों की शुरुआत मैं निश्चित तौर पे कुछ ऐसे प्रश्नों से करना चाहूँगा जो अ, जो आपके अंतर्दृष्टि को स्पष्ट करती हो। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि चिकित्सा की दुनिया में आना सिर्फ एक संयोग था, या आपकी कोई विशेष अभिरुचि रही अ, बचपन से ही? विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर देने के लिए मुझे अपने बचपन में जाना होगा, जहां पर किसी घटनावश एक छोटे से मस्तिष्क में यह बैठा कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उस समय मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 7-8 साल की, मुझे याद है अच्छे से। तो लेकिन हुआ ये कि फिर पढ़ाई करनी शुरू की तो थोड़ा उस समय एज का वो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं था। तो जब मैंने 10th पास किया तो मेरी उम्र जो थी वो 14 वर्ष भी कंप्लीट नहीं थी। यानी 16 से कम उम्र में मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया। तो जो सीपीएमटी में बैठने की एज नहीं हुई, तो फिर नेचुरल था कि यूनिवर्सिटी में बीएससी किया। और जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ हमने बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स को देखा कि वो बीएससी करने के बाद एमए करते हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि मुझे भी अब वो डॉक्टर बनने का वो छोड़ना चाहिए और सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और पढ़ाई में मैं हमेशा से अच्छा था। बीएससी तक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मेरी अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है। मेडिकल कॉलेज में भी फर्स्ट 10 में रहा हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि दूर का कोई सपना देख रहा था, मैं कर सकता था, उसको मुझे पूरा विश्वास था। तो हुआ क्या कि जब मेरी एज हुई तो बीएससी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था और हमारे घर में सबको पता था कि ये डॉक्टर बनने वाला है। तो वो समय ऐसा था कि माता पिता आपके शिक्षा में बहुत, उनका इंटरफेरेंस नहीं होता था। वो दूर से सब देखते रहते थे, बहुत ज्यादा। आज की तरह ऐसा नहीं कि बच्चों का रोज पेरेंट्स देखते हैं आज तुमने क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, स्कूल में क्या हुआ। काफी बड़ी क्लासेस का। तो लोगों ने ये समझा कि सीपीएमटी का फॉर्म भरा ही होगा, एग्जाम देगा ही देगा। लेकिन जब हमने घोषणा किया कि मैंने फॉर्म नहीं भरा और एग्जाम नहीं दिया, तो हमारे घर में थोड़ा सबको झटका लगा। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हमारी माता जी, जिनका सपना था कि उनका एक बेटा डॉक्टर होना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, इंजीनियर ऑलरेडी बन चुके थे। तो जी। हमारे लिए उनको ये था कि इसे डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो फिर जब मैं बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा था तो फिर मैंने सीपीएमटी भी उसी समय साथ साथ दिया। और मैंने सीपीएमटी के लिए मेहनत नहीं की जानबूझकर कि मेरा सिलेक्शन ना हो, जिससे घर में ये हो जाए कि डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। लेकिन बीएस उस समय बीएससी की पढ़ाई ऐसी थी कि सीपीएमटी आप एकदम आराम से उसके सारे क्वेश्चंस। तो जब मैं एग्जाम देने गया तो क्वेश्चंस के आंसर आते थे, तो फिर ये नहीं हुआ कि आंसर आते हैं और आप गलत आंसर करें, ये नहीं हो पाया। तो जी। मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार में ही। और फिर मैं इस डॉक्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई बस। जी डॉक्टर साहब। और मैं जरूर ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपके परिवार में क्या आपके अतिरिक्त भी कोई डॉक्टर हैं, आपके पुत्र या कोई और? जी हाँ, मेरा बड़ा बेटा है, वो भी डॉक्टर है। उसने एमएस सर्जरी किया है ये इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। एमबीबीएस किया, नहीं, इलाहाबाद से एमबीबीएस किया, उसके बाद एमएस सर्जरी किया उसने मेरठ मेडिकल कॉलेज से। फिर उसके ऊपर की एक डिग्री ली उसने, एमसीएच, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री होती है यूरोलॉजी में। तो इस समय वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट मतलब किडनी एंड उससे संबंधित सर्जरी के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट कहते बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इतना लंबा अनुभव आपका चिकित्सीय दुनिया का रहा, तो सबसे पहले तो मैं बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि कैसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा एक सर्जन के रूप में। ऐसी कौन सी सीमाएं, कौन से लिमिटेशंस से आप रूबरू हुए? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप बहुत ही स्पष्टवादी हैं, और आप खुले दिल से अपने सारे चुनौतियों और अपने सीमाओं को दुनिया के सामने रखते रहें। तो हम आपके मुख से ये जानना चाहेंगे।
हृदय जी, चुनौतियां अपने प्रोफेशन में जो साधारण होती हैं उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं थी। साधारण चुनौती क्या होती है? सर्जन की लाइफ में इमरजेंसी सर्जरी होती है। हम्म। उसके बाद उस सर्जरी का आउटकम होता है। अगर आउटकम अच्छा है तो आपको खूब तारीफ मिलती है, वाहवाही मिलती है। आउटकम अगर सर्जरी का खराब है तो कुछ भी हो सकता है, आप तो सुनते रहते हो, अखबारों में देखते रहते हो। पर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब जो रोगी और उसके संबंधी होते थे, आज के जैसा सीन नहीं था। काफी पहले की बात है, मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 81 में, 81। तो उस समय इतने मतलब ऐसा नहीं था कि इतने लोग हों कि अगर रिजल्ट पुअर है तो फिर कुछ भी बवाल मच जाए आपके हॉस्पिटल में, आपकी क्लिनिक में। वैसा कम था, बहुत कम। तो उस तरह की चुनौती कोई नहीं आई, और ईश्वर की कृपा से हमारी सर्जरी के जो रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे ही रहे हमेशा। तो कोई विशेष चुनौती का सामना अपने प्रोफेशन में नहीं करना पड़ा। जी डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, जितना मैं आपके बारे में जानता रहा हूँ, आपने लीग से हटकर अ, अपना प्रोफेशन किया। समाज में हम लोगों का जो एक अनुभव रहा है, अ, वो बहुत मिश्रित अनुभव रहा है डॉक्टर्स को लेकर। और आपकी जो छवि है, आपके बारे में जो प्रयागराज में एक चर्चा है कि आप एक ऐसे सर्जन हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक अ, मतलब केवल स्टीरियोटाइप डॉक्टर नहीं है आप। तो आपका जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, आपको कब लगा कि कुछ और भी है जो आपने पढ़ा है अपने डिग्रीज में, डिग्रीज लेते वक्त उसके अलावा भी कुछ सोचना होगा? ये पैराडाइम शिफ्ट कब हुआ आपका? ये हुआ लगभग 20 वर्ष पहले, जब मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर जो है उसका काम इलाज करना तो है ही है, बीमारियां ठीक करना, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना तो है ही है। लेकिन अगर वो डॉक्टर इस क्षेत्र में भी काम करे कि लोगों को सलाह दे सके कि आप किस प्रकार बीमार ना पड़ो, तो मुझे लगता है वो कंप्लीट डॉक्टर आपको बनाता है। मेडिकल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। नोबल प्रोफेशन इसलिए कहा जाता है कि आप अपने प्रोफेशन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर सब मरीज ठीक हो जाए तो डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। जी। तो डॉक्टर जीवन भर सबको ठीक करने में लगा रहता है, इसलिए उसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। लेकिन मुझे लगा कि नोबल प्रोफेशन तब है जब आप इसके साथ साथ लोगों को सलाह दे सको, लोगों को बता सको कि आप क्या करो कि बीमार ना पड़ो। जी। और ऐसा तब हुआ जब मैं, हमारे मित्र हैं भाई पीसी मौर्य जी, इस तरह के व्यक्तित्व के जब संपर्क में आया और मैंने इन लोग को काम करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा फाउंडेशन है मेडिकल साइंस का, मैं और अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो इस चीज तरह के बहुत से लोगों से मिलते मिलते मुझे प्रेरणा हुई कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और फिर मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, सीखी, और आज मैं अपने को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं लोगों को सलाह दे सकता हूँ कि आप क्या करें कि बीमार ना पड़े। और मुझे लगता है यही रियल सेंस में नोबिलिटी इसी बात में है कि आप लोगों को बीमारियों से बचाएं। जी डॉक्टर साहब, एक घटना मैंने आपके मुख से ही सुनी थी। एक आपके मैं एक सेशन कर रहा था आपका, जहाँ पर आपने एक ऐसी घटना के बारे में बताया था जहाँ एक बच्चा आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और कुछ ऐसी बीमारी थी जिसमें आपने कुछ उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिए और आपको कुछ चमत्कारिक परिणाम मिले। मैं वो घटना आपके मुख से सुनना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये बहुत बहुत पुरानी घटना है हृदय जी। और उस समय मेरे मन में ये था कि डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा हम लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे कि सारा भोजन में जितनी भी आवश्यकता है पोषण की, वो भोजन से पूरी हो सकती है आराम से, इसलिए अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी धारणा के साथ उस समय मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और एक यंग लड़का हमारे पास आके उसने हमको न्यूट्रीलाइट के प्रोटीन पाउडर के बारे में बताया। और जैसा कि होता है, हम लोग की आदत है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आपके पास, कुछ बताते हैं और आप उसको सुन लेते हो।
तो उसने बताने के साथ साथ उसने वो एक डिब्बा मुझे गिफ्ट भी किया, डॉक्टर साहब आप इसको रख लीजिए, किसी पेशेंट पे यूज करिएगा और फिर देखिएगा इसका असर कैसा। तो उस समय तक इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था मेरे ऊपर। मुझे पता था जैसे बाकी पाउडर्स हैं, जैसे बाकी विटामिन की गोलियां, वैसे ये भी होगा, कोई जी। विशेष असर इसमें होना नहीं है। तो हमारे पास एक पेशेंट था जिसकी, छोटा लड़का था 10-12 साल का, जिसकी टांग किसी चक्की के पट्टे में फंस गई थी और जी। उसकी पूरी स्किन निकल गई थी। घुटने के थोड़ा ऊपर से बिल्कुल नीचे तक स्किन पूरी गायब हो गई थी। तो उसमें करते क्या है, हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, दूसरे शरीर के दूसरे पार्ट से स्किन निकाल के उसके ऊपर रोपते हैं। तो वो जब स्किन ग्राफ्टिंग उसकी की हमने, तो 2-3 स्टेज में हो चुका था, काफी कुछ घाव भर गया था, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हमने उसके पिता से पूछा कि एक बार और कर दें इसका, तो ये जी। कंप्लीट। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, अब हम नहीं करवा सकते, बहुत समय हो गया है, बहुत खर्च हो गया है ये सब। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको क्या करते हैं। तो स्किन ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि हम लोग जो स्किन के टुकड़े बचे होते हैं उनको संभाल के रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े 3-4 थे, जितना एरिया कवर हो सकता था वो कवर किया हमने उसका। फिर उस समय मुझे ध्यान आया कि इसको वो वाला प्रोटीन पाउडर दे देते हैं। तो मैंने उसको दिया कि ये ले जाओ और इसको लेना था, इसको इस बच्चे को देना भोजन के साथ साथ। फिर वो एक हफ्ते बाद आया तो मुझे उसके घाव को देखकर इतना आश्चर्य हुआ, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था। 99% वो घाव हील कर, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो बाकी ड्रेसिंग से हील हो जाना। फिर मैंने उस सप्लीमेंट का जो पैक था उसको उठा के उस समय देखा, ये रिजल्ट देखने के बाद। देखिए दिमाग में जो चीज होती है ना, उसके लिए आप इतना फिक्स्ड आपका होता है कि आप कुछ देखते भी नहीं हो, कुछ जी। सुनना भी नहीं चाहते। ये रिजल्ट देखने के बाद जब मैंने उसका लेबल देखा तो उसमें मैंने पाया कि इसके अंदर 80% प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, फैट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तब मुझे लगा कि अगर इतना प्रोटीन है और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, और वो उस समय मिल्क और सोयाबीन, दो चीजों से बना हुआ था वो प्रोटीन पाउडर। मैंने कहा जी। अगर ये शुद्ध है, अच्छे सोर्स से लिया गया है, अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है, इसीलिए इसका इतना अच्छा असर हुआ। तो उस दिन से वो मेरे लाइफ में एक मोड़ आया जब मैंने डाइटरी सप्लीमेंट्स को महत्व देना शुरू किया कि इनकी वैल्यू है। जी। ये वो इंसिडेंट था। जी अच्छा आपने डॉक्टर। याद दिलाया, मुझे भी बहुत दिनों के बाद याद आया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपके मुख से सुना था और मैं खुद इस घटना को सुनने के बाद बहुत ही मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और मुझे लगता है कि आप जैसे शख्सियत जब इन सब विषयों पर खुलकर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई निहितार्थ नहीं है। दरअसल अगर आप ये इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। तो आपके इस नोबल थॉट के हम लोग कायल हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि अ, लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब हर आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से 7वां व्यक्ति डायबिटिक हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज हो रहा है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से ग्रसित हो रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि लोग बड़ी कम उम्र में डांस करते करते उनकी मृत्यु हो जा रही है, या फिर जिम करते करते कुछ ऐसी घटना सामने आ रही है। तो डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या कहना है। और अगर हम रेमेडियल, अगर हम मेडिसिन की बात करें, यानी कि न्यूट्रिशन मेडिसिन की बात करें, तो क्या आप हम लोग को मशवरा देना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है हृदय जी। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इनको लाइफस्टाइल डिजीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कारण लाइफस्टाइल में निहित है। और अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 25-30 वर्षों में जो चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, जो बदली हैं, जब हम लोग टीनेजर्स थे और जो आज के टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ में जो दो बड़े प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ती हैं चीजें, दो या तीन। फूड हैबिट्स आप देखेंगे तो इतने ज्यादा पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिसको जंक फूड भी हम लोग कहते हैं, बाहर खाना, घर के बाहर जाके खाना। कितने बच्चों का तो ये होता है कि उनको घर का खाना ही नहीं अच्छा लगता, वो हमेशा उनको बाहर की चीजें चाहिए। और अवेयरनेस ना होने के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो सबसे जो बड़ा इसके अंदर कारण है वो है हमारी फूड इंडस्ट्री।
सेमी कुक्ड फूड को पैक करके अवेलेबल कराना, पैकेज फूड को अवेलेबल करना, उसके अंदर एडिटिव्स डालना, प्रिजर्वेटिव्स डालना, और फूड इंडस्ट्री आप देखेंगे इस तरह से ग्रो की है। जी। तो लोगों को, और दूसरी है कि कन्वीनियंस, आज का जो जीवन है उसमें जितना कन्वीनियंस आपको मिल सके उतना अच्छा है। टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर रही है। तो खान पान गड़बड़ है, और दूसरा कन्वीनियंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इतनी सुविधाएं होने की वजह से हमारी एक्टिविटी बिल्कुल कम है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। जिम जाते जरूर हैं लेकिन दिन भर कहीं ना कहीं बैठ के काम करते हैं, घर में भी आते हैं तो बैठे रहते हैं। तो ये दो कारण मुझे समझ में आते हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है तनाव, जिसको भी देखिए वो तनावग्रस्त है। छोटे से बच्चे को तनाव है, उसके पेरेंट्स को तनाव है, किसी भी व्यक्ति से बात करिए और तनाव के इतने सारे कारण मौजूद हैं कि आप भारतवर्ष में बैठे हुए इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में आप तनावग्रस्त हैं। तो मतलब कोई सीमा नहीं है कि आप कौन सी चीज आपको स्ट्रेस में डाल सकती है। जी। तो तनाव हो गया, खान पान, और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये तीन कारण ऐसे हैं जो मुझे समझ में आते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इनको ठीक करना है, हमें इनसे बचना है, तो इन्हीं तीनों एरियाज पर काम करना पड़ता है। जी आप डॉक्टर साहब। स्ट्रेस से बचिए, और स्ट्रेस से बचने के लिए जो माइंडफुल मॉर्निंग कम्युनिटी है आपकी, तो मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको स्ट्रेस फ्री कर सकती है। मैं खुद आज इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सुबह से मैंने लॉग इन किया, वो म्यूजिक सुना, और फिर इतनी, अगर इस तरह की अच्छी अच्छी बातें रोज होती हैं तो मुझे लगता है आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा और कोई भी तनाव जल्दी से आएगा नहीं आपको। तो ये जी। सारी चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं बीमारियों से। जी डॉक्टर साहब। मैं आपका एक सुझाव चाहता हूँ कि जैसे आजकल जो बहुत ही प्रोमिनेंट बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इवन मैं देखता हूँ कि कैंसर का भी एक अजीबोगरीब ढंग से ग्राफ ऊपर गया है। तो कुछ ऐसे अपने अनुभव से हमें बताएं कि ऐसे कौन से हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स अपने शरीर को देने चाहिए जो कि हमें सुरक्षित रख सकें ऐसे लाइफ स्टाइल डिजीज से। न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन बहुत जरूरी है, प्रदूषण से बचना बहुत जरूरी है। प्रदूषण भी एक बहुत, स्ट्रेस के साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो ये बीमारियां देता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात की आपने, तो मेनली बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। जी। और इंटरनेशनल रिसर्चेज बताती हैं, बहुत लेटेस्ट रिसर्चेज बताती हैं कि आपका प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए, वेजिटेरियन फूड होना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। मांसाहार जो है शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मांसाहार से तमाम बीमारी, कोलन कैंसर जो है, बड़ी आंत का कैंसर, इसके लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट, ओबेसिटी, ये सब सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो बैलेंस फूड हो जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। हमारे भारतवर्ष में लोगों के भोजन में प्रोटीन की बहुत कमी है। जो कैलोरी हम दिन भर लेते हैं, तो ज़्यादा लेते हैं जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक कैलोरी लेते हैं। उसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर मोटापा बढ़ता है, और उसके साथ तमाम हृदय की बीमारियां, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, और ये देखना है कि उसके अंदर वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, प्री एंड प्रोबायोटिक, एक बड़ा विषय है हृदय जी इसके ऊपर बात करने का। लेकिन स्वस्थ आहार, पोषण युक्त आहार, यानी हेल्दी फूड लें, और ये देखें कि न्यूट्रिशन भी उसमें प्रॉपर हो। हेल्दी फूड में न्यूट्रिशन पूरा है ये जरूरी नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आज का जो भोजन है, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, गेहूं है, उन सब में पोषक तत्वों की कमी है। जी। हमारे जमाने में हम लोग जब बच्चे थे तो प्रोटीन की बात इतनी अलग से नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी कि क्योंकि गेहूं में प्रोटीन होता था, चावल में प्रोटीन होता था, दालों में तो होता ही था। तो उस समय शायद डाइट्स और थोड़ा हम लोग बाकी दूध से पूरा कर लेते थे, जब हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं। तो कोई अलग से प्रोटीन उस समय लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में जब खेती की इस तरह की तरीके डेवलप हो गए हैं कि उसके अंदर उस अनाज का या उस फल और सब्जी का आकार तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसके अंदर पोषण नहीं।
तो आपको बाहर से वो पोषक तत्व तो लेने ही होते हैं। अच्छा स्वस्थ आहार, संतुलित आहार एडेड विथ सप्लीमेंट्स, यही न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो बीमारियों से बचा सकता जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने आपसे मैंने जब आपके उस घटना के बारे में पूछा जहां अपने बच्चे को प्रोटीन से उसके ट्रीटमेंट की, तो मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि चूंकि आपने उस एक विशेष प्रोटीन के डब्बे के बारे में बात की जिसको आपने फिर से जब ऑब्जर्व किया तो आपको लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो उसका क्या नाम बताना, अगर आपको उचित लगे तो आप नाम हमें बताएं है। कि वो। जैसे मैंने मेंशन किया था, न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। न्यूट्रलाइट। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी आपने अपने वार्ता के दौरान आपने बताया कि स्ट्रेस का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल डिजीज पे पड़ रहा है, हमारे शरीर पे पड़ रहा है, उससे लाइफस्टाइल डिजीज तक हम पहुंच रहे हैं। और मुझे ये पता है कि आप लगभग 30 वर्षों से एक मेडिटेशन मेडिटेशन के एक विशेष पद्धति से आप जुड़े हुए हैं। और तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मेरी विशेष उत्सुकता इस बात पे है, और मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस इस बात को जाने कि हमें फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चूंकि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं जो हमें ये बता सके कि कैसे हम स्ट्रेस फ्री हों, और वो कौन सी पद्धति है, उसका क्या नाम है, कुछ उसके विषय में आप प्रकाश डाल सके। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हृदय जी। ये मुझे ले जा रहा है फिर से डाउन मेमोरी लेन। मैंने मेडिकल कॉलेज से जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने 1 साल सरकारी नौकरी की थी, टेम्पररी। तो वो मन वहां मेरा लगा नहीं। साल भर में 4 बार मैंने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन दूसरे दिन फिर फोन आता था जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे कि भाई आ जाओ। पर फाइनली मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया मैंने, उसको भी कुछ सालों के बाद छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये हुआ कि क्या करें। तो हमारा जहाँ पर घर है वहाँ पर एक जमीन का हिस्सा मेरी माता जी ने मुझे दिया कि यहाँ पर नर्सिंग होम बनाओ और प्रैक्टिस करो। जी। तो नर्सिंग होम का निर्माण शुरू हो गया, प्रैक्टिस दूसरी जगह करते थे। तो जब नर्सिंग होम बनना शुरू हुआ, ये मेडिकल कॉलेज से निकलने के लगभग 10 वर्ष बाद की बात है। तो अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी होंगे ऑडियंस में तो मैं बुरा नहीं मानेंगे, पर मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रहा हूँ। बिजली विभाग, एडीए, नगर निगम, इनके लोग अचानक सब दिखने लगे रोज कि डॉक्टर साहब ये क्या है, डॉक्टर साहब वो क्या है। तो मुझे लगने लगा कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करना शुरू कर दिया मैंने, कि नर्सिंग होम बनवा कर कुछ गलत निर्णय ले लिया। इतने सारे उसके अंदर ऑब्जेक्शन, इतने अपने, जबकि सब कुछ मैं हमेशा से जो भी मैं काम करता हूँ, मुझे मेरी कोशिश ये रहती है कि पूरी तरह से वैधानिक हो, लीगल जो कंडीशंस है उनके भीतर हो, कहीं भी कुछ अलग से ना किया जाए। लेकिन हमारा मतलब ऐसा है ही है सब कुछ। तो इन सब चीजों से और फिर उस समय प्रैक्टिस शुरू हो गई, पेशेंट्स भी होने लगे, जी। निर्माण भी चल रहा था और साथ में मरीज भी भर्ती रहते थे। तो ये सब मिला के इतना स्ट्रेस हो गया, मुझे लगा कि कहीं नौकरी ही करनी चाहिए थी। अपना नर्सिंग होम बनाने का जो फैसला था कहीं गलत तो नहीं। जी। तो ऐसे में हमारे एक मित्र मिले और उन्होंने मुझे कहा कि बताया ऐसे कि हम लोग ध्यान करते हैं। तो जैसे प्यासे को कहीं दिख जाए ना पानी का स्रोत, तो हमने उनसे कहा मैं ले चलो मुझको, हमें भी ले चलो। और वो फिर ले गए। वो जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, इसका इंट्रोडक्शन के लिए 3 दिन आपको किसी ट्रेनर के साथ मेडिटेशन करना होता है। तो वो तीनों कंप्लीट होने के बाद आज भी मुझे याद है कि ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर से मनो क्विंटल्स बोझ उतर गया। दुनिया में सब कुछ वैसा था, जो जिनकी वजह से मुझे परेशानी थी वो नहीं बदले, जो परिस्थितियां जो परेशान कर रही थी वो नहीं बदली, लेकिन भीतर से ऐसा कुछ हो गया कि मुझे लगा कि तो इन सब के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा और आप बड़े एकदम आराम से जैसा चाहते हो वैसे दुनिया में अपना काम कर पाओ। जी। तो ये जो भीतर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हार्ट, ये जो मेडिटेशन हार्टफुलनेस का मैं करता हूँ, ये जी। रिमार्केबल एक इवेंट था मेरे जीवन में। और जिसने फिर तो उसके बाद
क्लेम तो नहीं कुछ कर सकते अभी कि हमेशा ऐसा रहेगा, लेकिन तब से अभी तक जो परिस्थितियां आती हैं, जो भी चीजें आती हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं आराम से। जी डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं कि कुछ असर नहीं होता, असर होता है, बट उस असर को मैनेज करना आसान हो गया। डॉक्टर साहब, अगर उचित लगे आपको तो थोड़ा सा उस विषय को थोड़ा सा और आप बता पाए हम लोग को गहराई से कि हार्टफुलनेस जो आपने कहा, क्योंकि आपसे एक वार्ता के दौरान मैंने आपसे समझा था कि हृदय में ईश्वर का वास का की अनुभूति करना, ये मुझे विषय इतना मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि मेरे श्रोतागणों को इसके विषय में थोड़ा सा और आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहिए। तो अगर आपको उचित लगे तो थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। जरूर जरूर, और मुझे खुशी होगी इसके बारे में बात करने में। तो मेरा जो अपना अनुभव है, और उस अनुभव से जो मैं बात करता हूँ, तनाव के कारण क्या है। तनाव के कारण ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं नर्सिंग होम बना रहा था, तो मेरा प्रश्न ये था कि भाई ये लोग क्यों मेरी मदद नहीं करते। एक ऐसा काम मैं करने जा रहा हूं जिसमें लोगों की बीमारियों को मैं ठीक करूंगा, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों को आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सरकारी महकमे हैं मेरी मदद करने के बजाय रोड़ा क्यों अटकाते हैं। इसी तरह के तमाम प्रश्न लोगों के मन में होंगे कि पड़ोसी मेरा ऐसा क्यों है, मेरा भाई ऐसा क्यों है, मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं। टीनेजर्स की तो सबसे बड़ी स्ट्रेस का कारण ये है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, वो क्यों नहीं मुझे परमिट करते जो मैं करना चाहता हूं। तो अब इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर मिल जाए, और वो उत्तर आपको संतुष्ट कर दे, तो तनाव समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर मिलेगा कहाँ। जो जी। क्लोजेस्ट हैं पेरेंट्स, वो भी इसका उत्तर दे नहीं पाते, क्योंकि उनके तमाम उनके आचार व्यवहार ही हमको तनाव ग्रसित करते हैं। तो इसका उत्तर वही देगा जो इस संसार को चला रहा है। और संसार को जो चला रहा है, सब कहा जाता है कि वो आपके हृदय में, ईश्वर आपके हृदय में मौजूद है। जी। तो कहीं ना कहीं से मुझे ये प्रेरणा हुई कि ईश्वर को बाहर क्यों खोजा जाए, अगर वो भीतर मौजूद है तो भीतर ही खोजा जाए। जी। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है कि आंख बंद करके शांति से बैठकर अपने हृदय की ओर ध्यान दे। क्योंकि अगर हमें कोई चीज देखनी है, कोई जाननी है, मान लीजिए कोई हमारे पास सामने बॉक्स पड़ा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो जी। पहला स्टेप तो यही होगा ना कि उसकी तरफ आप अपना अटेंशन ले जाएं, अपना ध्यान उधर ले जाएं। जी। तो आंख बंद करके जब आप ध्यान करते हैं और एक विचार लेते हैं कि ईश्वर हृदय में मौजूद है, और ईश्वर का कोई रूप नहीं इमेजिन करते, तो फिर कैसे इमेजिन करेंगे। तो हमारे हार्टफुलनेस सिस्टम में यह है कि ईश्वर को आप एक प्रकाश या प्रेम के रूप में उसकी कल्पना की। क्योंकि प्रकाश का कोई स्वरूप नहीं है, प्रकाश को आप देख नहीं सकते। प्रकाश में चीजें देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश खुद नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब हटता है प्रकाश तो अंधकार हो जाता है, ये भी है। बिल्कुल। प्रेम आप फील कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो ईश्वर की भी इसी तरह की रियलिटी है कि उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो जी। इसलिए हम एक विचार लेते हैं कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश और प्रेम मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इस विचार को लेकर हम आराम से बैठते हैं, कहीं पर कुछ केंद्रित नहीं होते, कोई फोकस नहीं होते, और उसी विचार में डूबने का प्रयास करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है आप उसमें खो जाते हैं। इसको कहा जाता है एफर्टलेस फोकस। फोकस है बट एफर्टलेस है। जी। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ध्यान है, और बहुत से लोगों को कंसंट्रेशन, अब उसका हिंदी शब्द मुझे नहीं एकदम से ध्यान आ रहा है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन अलग अलग चीजें। कंसंट्रेशन में आप एफर्ट लगा के फोकस करते हो किसी पॉइंट, लेकिन हम जो मेडिटेशन करते हैं इस हार्टफुलनेस पद्धति में, उसके अंदर हम एक विचार लेते हैं और आराम से बैठकर उसमें डूबने का प्रयास करते हैं बिना किसी एफर्ट को लगाए। इसमें दो चीजें हेल्प करती हैं। एक होती है संस्कारों की सफाई। हमारी बहुत सारी यादें हैं, अनुभव हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी सुनी देखी हैं, उन सब की छाप हमारे मन पर पड़ती है। और ये जो छापें हैं, यही हमारे तमाम कष्टों का कारण है। क्योंकि पुराने अनुभव से हम अच्छा महसूस करते हैं, पुराने अनुभव से हम खराब महसूस करते हैं, डर हम महसूस करते हैं। तो अगर ये छापें साफ हो जाएं तो हम शायद किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल पवित्र और सिंपल, सादे रहें।
जिससे कि हम उसको और अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके लिए सब संस्कारों की सफाई है। और दूसरी चीज जो हमको उस विचार में, ईश्वरीय उपस्थिति जो हमारे हृदय में, उसके विचार में डूबने में मदद करती है, वो है डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा का संप्रेषण। जो हमारे गाइड हैं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ग्लोबल गाइड, जिनको हम प्रेम से दाजी कहते हैं, भाई कमलेश पटेल उनका नाम है, तो वो संप्रेषित करते हैं किसी भी हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिशनर के हृदय में। वो डिवाइन एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। और उसके लिए ट्रेनर्स भी नियुक्त किए गए हैं जो उस एनर्जी को लेकर किसी के हृदय में संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, डिवाइन एनर्जी का ट्रांसमिशन और क्लीनिंग ऑफ इम्प्रेशंस, इन दोनों से हम उस ईश्वर को अनुभव करने में सफल होते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको तमाम उत्तर आपके अपने भीतर से मिलने लगते हैं। और फिर एक लाइफ में कामनेस आती है, स्थिरता आती है। आपको चीजों के उत्तर मिलते हैं कि भाई, अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो सब तरह के लोग हमें मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। कभी कभी वैसा हो भी जाएगा, लेकिन कभी नहीं भी होगा। तो दोनों स्थितियों में आप कैसे रह सकें, ये इसमें हमारा जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है बहुत हेल्प करती है। और इसकी वजह से हम बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे आज एक क्लैरिटी मिली कि आप क्यों इतने सौम्य और क्यों आप इतने विनम्र हैं। कहीं ना कहीं आपका ये पद्धति इसमें इसका जरूर योगदान रहा है। और एक ऐसे विषय को आज हम लोगों ने आपसे जाना कि संस्कारों की सफाई और अनुभवों का जो हमारे ऊपर एक दुष्प्रभाव है उसका, उसकी सफाई, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम समझ लें तो निश्चित तौर पे कहते हैं ना कि अगर अंतर्मन हमारा स्वच्छ हो जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो निश्चित तौर पे अगर श्रोतागण मेरे समझ रहे हो तो इस तरह के किसी न किसी पद्धति को वो भी अपना सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ कम्युनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से ये हमारे इंडिविजुअल हेल्थ को सपोर्ट करता है, इसके विषय पे मैं चाहता हूँ एक छोटा सा आप हमें गाइडेंस दें। इसके पीछे हृदय जी केवल एक चीज है कि अगर कोई काम आप अकेले करते हैं तो जी। बहुत कठिन है कि आप इसको कर पाए। लेकिन ग्रुप में करते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। जी। इसका एक सीधा सा उदाहरण है सुबह टहलना। बहुत दिनों से सब जानते हैं कि सुबह टहलना बहुत अच्छा होता है। और आपने निश्चय किया कि कल से मैं टहलूंगा, नया साल आने वाला है, लोग रिजोल्यूशन लेंगे कि मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है। 2-4 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें दिन से होने लगे यार छोड़ो, ठंड बहुत है, कौन उठे। और फिर नींद खुलेगी लेकिन फिर से सो जाएंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए आपके 4-5 मित्र हैं जो आपके साथ टहलने जाते हैं, और वो आके घर पर आपके दरवाजे की घंटी बजाते हैं, तो आपको उनके साथ जाना ही होगा। बल्कि ये होगा कि भाई वो दोस्त आते होंगे, पहले से तैयार हो। जी। तो जो काम हम अकेले नहीं कर पाते वो ग्रुप में आसान हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और जी। इस तरह की जो कम्युनिटी है, जैसे आपकी ये माइंडफुल मॉर्निंग कम्युनिटी है, इसके अंदर कितना सारा आई मीन एजुकेशन है। मैं तो मौर्य जी से बात करता हूँ, तो वो मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन वो इतना स्टडी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, कि उनकी जानकारी पर मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे इतने, क्योंकि हम लोग को लगता है ना कि हमने पढ़ाई की है मेडिकल कॉलेज में तभी हम इन सब चीजों को जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जानकारियां मिलती हैं, आप साथ में, अब जैसे अभी सुबह सुबह 6 बजे हम लोग सब साथ में इकट्ठे हैं और अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं। और फिर अगर आपको कहा जाए कि भाई आप सवेरे टहला करो, आप प्रोटीन लिया करो, आप कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करो, तो ये आपने सुन लिया, लेकिन हो सकता है इसको आप उतनी आसानी से न कर पाए। लेकिन जब आप कम्युनिटी में रहते हैं और आपको ये पता चलता है कि ये जो मुझे करना है ये क्यों करना है, वॉट आई एम डूइंग, वाई शुड आई डू इट। तो जब इस तरह से तमाम सारी चीजों से लोग, आप तमाम सारे लोगों से आप सुनते हैं और आपको कारण पता लगता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जी। फिर आप उसको करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। कई सारे लोग मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उन कामों को करना आसान होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं।
कभी हम कमजोर कर पड़ रहे होते हैं तो हमारे साथी हमको उठाते हैं, क्या हो साथ में, पीछे मत हटो। तो ये कम्युनिटी इज वेरी वेरी यूजफुल। जी और डॉक्टर। हम इस तरह कम्युनिटी में जुड़ने वाले लोगों को भी आप देखेंगे कि उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल आपने अ, जो अपने अनुभव हम लोग साथ शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। एक चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे कम्युनिटी के लिए एक आप जो एक संदेश देना चाहें, जो हम अपने लिए एक आपके तरफ से गिफ्ट की तरह लेके चलें। सबसे पहला संदेश तो यह है कि इससे जुड़े रहें। सुबह उठना, ये अकेला एक ऐसा कारण है जो आपको बहुत प्रसन्न रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। जब आप प्रसन्न रहेंगे, कहते हैं ना, हेल्दी माइंड विल गिव यू हेल्दी बॉडी। अगर जी आपका मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, तो शरीर भी स्वस्थ होगा। तो इस कम्युनिटी से जुड़े रहें, यहाँ तमाम सारे जो भी चीजें होती हैं वो आप सीखते रहें, जानकारियां लेते रहें। अपने भोजन का ख्याल रखें कि वो संतुलित हो और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। जी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेग्लेक्टेड है। प्रोटीन को लेकर तमाम सारे मिथ भी हैं। तो उन सब चीजों से अपने को दूर रखें और अपना भोजन संतुलित करें। संतुलित भोजन के लिए आपको आवश्यकता होगी डाइटरी सप्लीमेंट्स की। डाइटरी सप्लीमेंट्स में ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो नेचुरल होने चाहिए, प्लांट बेस्ड होने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें जो इंग्रेडिएंट आया है वो कहाँ से आया है, जी ये आप जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से लिया गया है। क्योंकि बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो क्लेम करते हैं कि इसके अंदर ये पड़ा है, इसके अंदर ये पड़ा है। तो जैसे मैं न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कितना साइंटिफिक बैकग्राउंड है उसका। और कोई उसके अंदर एडिटिव नहीं है, कोई उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हम सप्लीमेंट कौन सा लें। साथ में आपको ये भी देखना है कि अच्छी नींद ली। कहा जाता है 6-7 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। हालांकि इस मामले में मैं हमेशा कमजोर रहा हूं अपने प्रोफेशन की वजह से, लेकिन फिर भी 5 घंटा तो बहुत आवश्यक जी मिनिमम है वो। लेकिन उतना तो होना ही चाहिए। पर अगर 6 घंटा 7 घंटा आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और अच्छी नींद के लिए आवश्यक है कि आप आजकल का जो सोशल मीडिया है, जो ये डिजिटल मीडिया जिसको कहें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके ऊपर अननेसेसरी समय न बिताएं, क्योंकि वो आपकी नींद को प्रभावित करता है। अक्सर लोग रात में सोते समय तक चेक करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जी कहा जाता है, हम लोगों ने इसी तरह की कम्युनिटी से मैंने सीखा है कि बेड टाइम के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप अपने फोन को अलग रख दें, अपना काम बंद कर दें। जो रात का भोजन है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना लें। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर तो बहुत बात की जा सकती है। तो जी इस कम्युनिटी से जुड़े रहें जिससे कि आप तनाव से मुक्त रहें, अपना भोजन संतुलित लें, और सप्लीमेंट्स का यूज करें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें फिजिकल जैसे। और एक्टिविटी का ये मतलब नहीं कि 2 घंटा जाके आप जिम में स्पेंड कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जिम जाना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है किसी के लिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज आधे घंटे आप अपने जो आपके कोचेज होंगे उनसे संपर्क करके अपने लिए निश्चित करें। और घर में आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हैं तो दैट्स एनफ। और एक्सरसाइज के अलावा भी एक्टिव रहें। अगर आपका काम है बैठे रहने का, तो मैं लोगों से रिकमेंड करता हूं कि हर 1 घंटे पर उठकर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें। जैसे अभी तो प्रैक्टिस मैंने काफी कम कर दी है, लेकिन जब बहुत मरीज आते थे तो फिर मैंने एक्टिव रहने के लिए मरीज के आने पर मैं खड़ा हो जाता था, और जब जी। वो जाने लगता था तो फिर मैं खड़ा हो जाता। अरे वाह। मेरी तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती थी, मरीज सोच रहा था कि ये डॉक्टर साहब तो कितना सम्मान हमको दे रहे हैं, जो कि जी अक्सर नहीं देते हैं डॉक्टर लोग। तो इस तरह की कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे कि दिन भर आप एक्टिव बने। यही ग्रेट। सब चीजें हैं। ग्रेट ग्रेट डॉक्टर साहब, आपसे बात करके वास्तव में मुझे लगता है कि हम सभी अभिभूत हो गए होंगे, और निश्चित तौर पे हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। और चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटर मिस्टर पीसी मौर्य जी आएं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो आपने हमारी माइंडफुल मॉर्निंग कम्युनिटी की का पूरा दिन बना दिया। और आज निश्चित रूप से
आने वाले नए साल के आगाज के लिए पृष्ठभूमि बन गई। सर आप आए और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम अपनी माइंडफुल मॉर्निंग टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और आभार मुझको प्रकट। बुलाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, हृदय। और मुझे बहुत और अच्छा लगा कि ये पिछला 40वां लगभग का कर पैंतालीस दी पचास मिनट ये यादगार रहेगा। और मेरे लिए। सर आपकी कृपा ऐसी बरसती रहेगी तो बहुत सारे लोग स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, तो यहीं पर दोस्तों हम आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं कि आप इतने सुबह उठ करके इतने उत्साह के साथ वीडियो ऑन करने के साथ पूरे टाइम रहे। और आप सोचिए कि इस पूरे टाइम 100 लोग बने रहे और जितना अंदर है उतने बाहर 100 लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे भर गया है, लिख रहे हैं लोग कि सर हमारी एंट्री कराइए, हमारी एंट्री कराइए। मतलब कि सुबह इतना उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाता है। हमें लगता है कि हमें अपनी जूम की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, हमें 500 की 300 वाली लेनी चाहिए। लेकिन आज तो लोग आ गए दोस्तों। लेकिन कई और दिन तो जब 6-15 हो जाता है तो 48 लोग जुड़े हैं, 50 लोग जुड़े हैं। अगर 6-10 पर 6-5 मेहमान कर देते, 6-10 पर अगर 100 लोग हो जाएं तो निश्चित रूप से मैं सेवा के लिए हूँ तो निश्चित रूप से 500 कैपेसिटी का जूम ले लूंगा। अगर आज 500 की कैपेसिटी का जूम होता तो मैक्सिमम फुल हो जाता। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप प्रतिदिन रेगुलर समय से सबको लेके आएंगे तो ये जूम की समस्या भी नहीं रहेगी। लेकिन आज जो भाग्यशाली लोगों ने ये बात सुनी, कई लोगों के मन में होता ना कि अब हम उनको न्यूट्रलाइट का फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, पूरी तबीयत से दे रहे हैं, पूरी आत्मा से दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछ लें। तो आज डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रलाइट। डॉक्टर साहब प्रोडक्ट के नाम तो नहीं प्रमोट किए, पूरी ब्रांड प्रमोट कर दिए। प्रिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। आप सोचिए कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जिस दिन मैं अपना न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन न लूं 2 बार। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि मुझे कुछ भी समस्या नहीं है, जबकि मैं अपना न्यूट्रोलाइट का डेली प्लस जिसमें 24 पोषक तत्व है वो न लूं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जब हम खुद, मैं महिला नहीं हूं लेकिन कैल्शियम कैल मैगडी रोज लेता हूँ, पर डे लेता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं सालमन ओमेगा नहीं ले ओमेगा न लेता हूँ। कारण मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन जब उसका विज्ञान पता लगा तो कि मछली मारी नहीं जाती, एमवी को फ्रेंडली कंपनी एक प्रोसेस से गुजारती मछलियों को, उसके आयल ग्लैंड से उसका आयल सक करके इतना सुंदर तरीके से फिर मछलियां छोड़ दी जाती, हमें आश्चर्य होता है। और डॉक्टर साहब से इस पर डिस्कशन और डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल सच बात है। तो मैं सालमन ओमेगा भी लेता हूँ। तभी तो जो कुछ आज पढ़ता हूँ और सब याद हो जाता है और आप लोगों को बता देता हूँ। दिमाग नहीं सही रहेगा तो बात क्या कर पाएंगे। एक एज के बाद हमारे न्यूरॉन्स भी बोझिल होने लगते हैं। बहुत सारा मैं एंटीऑक्सीडेंट लेता हूँ, कोएंजाइम क्यूटेन, बहुत सारी चीज लेता हूँ, वो तो अपनी अपनी पर्सनल बात है। लेकिन फाउंडेशन के प्रोडक्ट, पीडीओ हो गया, प्रोटीन डेली ओमेगा हो गया, फाइबर हो गया, ये 100% हमारे रेगुलर में रहता है। कैल्शियम हो गया। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जैसा डॉक्टर ने बताया एक्टिव रहना होगा। सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना होगा। सर्काडियन रिदम पर हमने बहुत सारी बात की है। तो हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से हृदय श्रीवास्तव जी, जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट पसंदीदा स्पीकर हैं, आज उन्होंने कितना सुंदर तरीके से, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना प्यारे तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे सवालों को उन्होंने बिना कुरेदे, डॉक्टर साहब बोलने वाले नहीं, इतने विनम्र हैं। और गुदगुदाने का काम, कुरेदने का काम उन्हें मतलब कि कुछ निकले ऐसा, कितना प्यारे तरीके से उन्होंने निकाला। तो हृदय जी को बहुत बहुत आभार कि आपने बड़ी मेहनत से डॉक्टर साहब का साक्षात्कार लिया और कोई भी पक्ष अनछुआ नहीं रहा, और बहुत सारे अनछुए पक्षों को भी मैनिफेस्ट कराया। इससे हमारी पूरी टीम का, हमारे माइंडफुल मॉर्निंग टीम का उत्साह बढ़ा। और इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की कम्युनिकेट करने में। हमारे रुपेंद्र राव जी हैं, गिरधर जी हैं, पवन जी हैं,
हमारे अमित जी हैं, राम कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शशांक मिश्रा हैं। इन लोगों ने बड़ा की रोल अदा किया हुआ इसमें। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे संतोष भारती हैं, रंजना जी ने बहुत मेहनत की इसमें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद को आप लोग आए, और यहाँ बैठे हुए प्रफुल्ल जी हैं, अमर जी हैं, मैं सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और पूरे टाइम 100 लोग रहे, लेकिन बड़ी तकलीफ है कि 100 लोग बाहर का इंतजार करें। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज यहीं पर इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। कल पुनः मिलते हैं 6-5 पे। थैंक यू।